नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर पेपर्स के रिगार्डिंग हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम 5 दिसंबर 2017 को जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था उसके मैथ वाले सेक्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये बोलते हैं अंडर रूट 0.0625 का मान बताओ। देखो, आप डायरेक्टली बता सकते हो। 625 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 25। आपको सिर्फ पॉइंट की पोजीशन निकालनी है। यहाँ पे पॉइंट 4 नंबरों से पहले है, 1 2 3 4, बट वर्गमूल होने के बाद 2 नंबर से आगे आ जाएगा। ये तो हुआ, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आया तो मैं इसको पूरा खोल के बता देता हूँ। तो 0.0625 आप इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में ही रहने दो इसको, 625। और अगर ये मैं पॉइंट हटाऊंगा यहाँ से तो 1 2 3 और 4, 4 जीरो नीचे आ जाएंगी। तो 1 2 3 और 4, ऊपर 625 जो लिखा हुआ है 25 उसका वर्गमूल होता है। 25 का स्क्वायर 625, या फिर 625 का वर्गमूल मैं 25 बोल सकता हूँ। और आप नीचे देखो, ये 10,000 लिखा हुआ है, तो 10,000 में 2 2 का पेयर बन जाएगा, 2 जीरो का पेयर बन गया और यहाँ पे 2 जीरो का। तो एक पेयर में से एक जीरो बाहर आ जाएगी। तो पहले वाले पेयर में से एक जीरो बाहर आ गई और दूसरे वाले पेयर में से एक जीरो बाहर आ जाएगी। तो बटे में आ गया 100। अभी 100 में 2 जीरो है तो पॉइंट की पोजीशन ये चेंज कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगी पॉइंट की पोजीशन, 2 जीरो है तो ये पॉइंट जो यहाँ पे होगा ये 2 पॉइंट इधर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0.25। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर हो जाएगा। आप पेपर में ये वाला मेथड मत लगाना, आप डायरेक्टली करने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, बोल रहा है कि इसका मान बताओ। तो ऊपर एक्सप्रेशन में क्या, नेचुरल नंबर्स का सम दिया हुआ है। तो नेचुरल नंबर्स का सम निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, या तो यहाँ पे आप अर्थमेटिक सीरीज भी लगा सकते हो। अगर आपको उसका फॉर्मूला नहीं पता है तो एक सिंपल फॉर्मूला होता है कि 1 + 2 + 3, आप कहीं तक भी चले जाओ, सपोज दैट आप n तक जा रहे हो तो इसका सम पूछता है कि क्या होगी इसकी वैल्यू। तो ये फॉर्मूला होता है n+1 और बटे में होता है 2। तो ये वाला ही फॉर्मूला यहाँ पे ऊपर लगाना है। क्या लगाना है, देखो n की वैल्यू कहाँ तक है, 20 तक जा रहा है। तो n की वैल्यू 20 हो गई, गुणा, और 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 21, और बटे में आ गया 2। और नीचे बटे में ऑलरेडी 7 था ही, तो 7 को नीचे लिख देंगे। 7 से 21 जाएगा 3 बार, और 2 से 20 जाएगा 10 बार, और 10 तिया 30। तो इस क्वेश्चन का 30 आंसर हो जाएगा। ये पहला वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 2/3 से बड़ा है। तो ये ऑप्शन में 4 भिन्न दे रखे हैं, इनसे कंपेयर करते हैं। तो देखो, मैं पहले वाले की कंपेयर करता हूँ। तो 2/3 लिखा और यहाँ पे लिखा है 1/2। अभी देखो, 2 की गुणा आप इधर करो और 3 की गुणा आप इधर करो, तो ये कितना आ जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब 4 बड़ा है, तो ये 2/3 ही बड़ा है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन ट्राई करते हैं, यहीं पे लिख लेता हूँ मैं। तो 2/3 यहाँ पे लिख लेता हूँ। 7 की गुणा 2 में करेंगे कितना आ गया 14, और 3 की गुणा 3 में करेंगे हो गए 9। इसका मतलब अभी भी यही बड़ा है 2/3। ये पूछ रहा है कि 2/3 से बड़ा बताओ। तो यहाँ पे 2/3 लिख लेता हूँ और फिर ट्राई करते हैं। 7 दूनी 14 हो गया यहाँ पे, और 3 चौक 12 हो गया। अभी भी 2/3 ही बड़ा है क्योंकि 14 बड़ा है। उसके बाद फिर इससे ट्राई करते हैं। आंसर तो यही है, जब ये 3 नहीं है तो ये चौथा वाला आंसर हो गया। बट फिर भी मैं आपको वेरीफाई करा के दिखा देता हूँ। तो 7 की 2 में गुणा करेंगे तो ये हो गया 14, और 3 की 6 में गुणा करेंगे 3 6 18। तो देखो 18 बड़ा है, इसका मतलब 6/7 बड़ा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चौथा वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 3 4 तथा 6 से विभाजन करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 देने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखो, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी नंबर दे रखे हैं 2 3 4 और 6, इनसे देखो सबसे पहले तो एलसीएम निकाल लेंगे। भाई इसका एलसीएम क्या होगा इन तीनों का। तो इन तीनों का एलसीएम हमने निकाला तो आ गया 12। तो 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी और 6 से भी 12 डिविजिबल है इसका मतलब, और सबसे कम छोटा नंबर है, तो ये इसका एलसीएम हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी क्या कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी संख्या निकालनी है। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1000। और अभी मेरे को ऐसा नंबर चाहिए, ये 1000 भी मेरे को नहीं आंसर में चाहिए, ऐसा चाहिए जो इनसे डिवाइड हो और 1 बचे। तो मैं क्या करूंगा, 12 से इसको भाग कर लूंगा। तो 12 से इसको भाग करेंगे तो 12 × 8 = 96, 4 बचा, 0 उतार ली, और 12 × 3 = 36। यहां से कितना बचा 4। इसका मतलब 1000 में जब मैंने 12 से भाग दिया तो 4 शेष बचता है पूरा। इसका मतलब ये पूरा डिवाइड नहीं हो पा रहा है और 4 बच गया। इसका मतलब 996 कुछ नंबर रहा होगा, पर मेरे को तो चाहिए 4 अंकों की। तो मैं क्या करता हूं कि 12 में जितना और बचा हुआ है तो कितना और चाहिए, अगर मैं इसमें 8 और जोड़ दूं तो ये 12 हो जाएगा। तो फिर 12 से 12 डिविजिबल हो जाएगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि 1000 में आप 8 और जोड़ दो तो 1008 जो आएगा नंबर वो 12 से कंप्लीट डिविजिबल होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 बच रहा था तो 8 और जोड़ देंगे तो 12 कंप्लीट हो जाएगा ना। अब ये 12 से कंप्लीट डिविजिबल होगा और 4 अंकों की छोटी संख्या है, पर एक कंडीशन और दे रखी है इस क्वेश्चन में, वो कह रहा है कि शेषफल 1 बचना चाहिए, तो ये तो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, तो इसमें 1 और जोड़ देंगे जिससे कि हर बार जब भाग दिया करेंगे तो एक शेषफल बच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1009। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक एक्सप्रेशन दे रखा है, कह रहा है कि इसका मान बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन में एक फॉर्मूला छुपा होता है, सिर्फ आपको वो आइडेंटिफाई करना होता है। तो अगर यहाँ पे आप 3.2 की जगह अगर a रख दो और 2.7 की जगह आप b रख दो तो आपको फॉर्मूला खुद से दिख जाएगा। तो मैं फॉर्मूला रखता हूँ, तो 3.2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये a और ये a, तो ये हो गया a स्क्वायर। इसी तरह 2.7 की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर और प्लस हो गया ab, क्योंकि यहाँ पे दोनों की गुणा हो रही है, और नीचे a क्यूब हो जाएगा और माइनस का हो जाएगा b क्यूब। अभी a क्यूब माइनस b क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a माइनस b और ब्रैकेट हो ओपन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में ab। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab और बटे में आ जाएगा a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में आ गया ab। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab से ही ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा 1/a माइनस b। a माइनस बी की मैंने वैल्यू मानी हुई थी, a की वैल्यू थी 3.2 और b की वैल्यू थी 2.7। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/0.5। पॉइंट हटाओ तो यहाँ पे 0 आ जाएगी और 5 से 10 जाएगा 2 बार, तो इस क्वेश्चन का 2 आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा आंसर सही है, तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बहुत लोगों को लगता है कि इतना बड़ा ये निकाल लिया, इतना बड़ा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। आप आंसर देखो, यहीं से डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा कि a की वैल्यू मैं ये मान रहा हूँ, b की वैल्यू ये मान रहा हूँ, a b की ये हो जाएंगी वैल्यू, तो ये नीचे वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो आपको डायरेक्ट पता है कि सिर्फ 1/a माइनस b बचेगा और वो वैल्यू पुट करनी है, सीधा आंसर आपको टिक करना है। ये इतना बड़ा मैंने जो लिखा है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक संख्या a दूसरी संख्या b से 30% कम है तथा b 150 से 20% अधिक है तो a का मान बताओ। तो देखो a का मान क्या होगा, a बराबर 150 गुणा 6/5 गुणा 7/10। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 5 से जाएगा 30 बार, 0 से 0 कैंसिल होगी, 6 × 18 और 18 × 126, तो इसका आंसर आ गया 126। चौथा वाला आंसर इसका सही हो गया। अब आप बोलोगे ये कैसे किया, तो अब मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये कहता है कि b जो है वो 150 से 20% अधिक है, तो सबसे पहले तो दोनों प्रतिशत को लिख लेते हैं। तो 30% का मतलब होता है 3/10 और दूसरा है 20%। 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि जो b है वो 150 से 20% अधिक है, तो b की वैल्यू क्या होगी भाई, 150 लिख लिया और इससे भी 20% अधिक है। 20% अधिक का मतलब अगर कोई वैल्यू 5 है और उसमें 20% बढ़ा दो तो 5 का 20% 1 हो गया, तो 5 की वैल्यू 6 हो जाएगी। तो 150 की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो 6 के रेस्पेक्ट में निकालूंगा मैं, तो 150 गुणा 6/5 होगी b की वैल्यू। अब निकालनी है मेरे को a की वैल्यू। a क्या बोलते हैं कि a b से 30% कम है, तो पहले b की वैल्यू लिख लेता हूं मैं, 150 गुणा 6/5, ये तो आ गई b की वैल्यू। अब इसमें 30% कम करना है। 30% कम करने का मतलब कि 10 में 3 कम कर दो, तो 10 में 3 कम करेंगे तो कितनी आ गई वैल्यू 7, तो 7 ऊपर लिखेंगे और 10 नीचे, क्योंकि एक्चुअल वैल्यू 10 है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो मैंने अभी ऊपर सॉल्व किया तो ये आ गया 126। अब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है, तो आप समझने के लिए इसको समझो, बट क्वेश्चन में सॉल्व करते टाइम सिर्फ इतना ही सॉल्व करो। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये a और b का रेशियो और b और c का रेशियो दे रखा है, तीनों का एक साथ पूछ रहा है कि क्या रेशियो आएगा। तो मैंने इधर लिख लिया है, तो यहाँ से मैं a और b का रेशियो निकाल लेता हूँ, ये आएगा 5/4, और इधर से b और c का रेशियो निकाल लेता हूँ, ये हो गया 2/10। a b और c तीनों को लिख देता हूँ, तो a b का रेशियो क्या है 5/4 और b c का रेशियो 2/10। अब इसमें देखो आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप इसको 4 बना लो, इसमें 2 की गुणा कर दो, ये डायरेक्टली आ जाएगा, ये 4 वैल्यू होगी इसकी b की, और इनकी जो भी इसमें इफेक्ट आएगा उसके हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। एक तो ये मेथड है कि इसमें 2 से गुणा कर ली, और जब यहाँ पे 2 से गुणा होगी तो यहाँ पे भी 2 से गुणा होगी, तो ये b की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी ये 4, और इधर ये c की वैल्यू हो जाएगी 20।
इसी को हम लिख देंगे कि ये 5 हो गया, ये दोनों जगह कॉमन होगी वैल्यू, तो 4 है तो 4 होगी, और इधर आ गई 20। एक तो आंसर ये हो गया 5 4 20, तो इसका फोर्थ वाला आंसर हो गया। पर अगर ए बी सी के अलावा डी ई एफ आगे तक होता है तो तब क्या करते हैं, तब ये इक्वल करने वाला कंसेप्ट खत्म हो जाता है। तो उस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि 5 4 और ये कितना था 2 और इधर था 10। उस क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर और भी एक दो इस तरह के होते कि भाई डी और ई भी होते, तो जिसके सामने खाली स्पेस आपको दिख रहा है वो लिख दो। 4 के सामने 4 है तो लिख दो, और 2 के सामने 2 है तो आप इसको लिख दो। अब इनमें जो कॉमन है उसको हटा लो, क्योंकि ये जो वैल्यू नीचे आने वाली है ना वो रेशियो वाली वैल्यू आने वाली है, तो जो कॉमन है उसको हटा दो। तो आपको यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पे भी 2 कॉमन दिख रहा है। बाकी बचे हुए को लिख लो, तो ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, और ये 20 हो गया। बट ये क्वेश्चन आप तब करना इस तरह से जब ये बहुत सारे हों, ए बी सी डी ई एफ ऐसे कोई रिलेशन दे रखा हो और वो निकलवा रखा हो, तब ये करना। सिंपल में आप ऐसे ही करना जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो इसका चौथा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षक की औसत आयु 33 वर्ष है। पहले 5 खिलाड़ियों की औसत आयु 29 वर्ष है तथा शेष 6 खिलाड़ियों की औसत आयु 30 वर्ष है। तो प्रशिक्षक की आयु क्या होगी? देखो ये सिंपल सा फॉर्मूला है एवरेज का, औसत का। आप इसी से सारे क्वेश्चन कर सकते हो जो दिल्ली पुलिस के लेवल में आते हैं। तो एवरेज की वैल्यू अगर दे रखी है, सम निकलवा रहा है, तब भी आप निकाल सकते हो। दो इनमें से, ये 3 वेरिएबल है, इनमें से 2 चीज देगा, 1 चीज पूछ लेगा आपको। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो 11 खिलाड़ी तो ये हो गया और एक प्रशिक्षक हो गया। कितने लोग हो गए? 12 लोग। तो 12 लोगों का जो 12% है उनका जो टोटल सम आएगा, टोटल एज का जो सम आएगा वो कितना होगा 12% का। तो 12% की एज का सम क्या होएगा? 12 गुणा एवरेज। और एवरेज कितना दे रखा है इसने? 12 गुणा 33। तो 12 की मैंने 33 में गुणा कर ली, तो ये आ गया 396। अभी क्या कहते हैं कि 5 खिलाड़ियों का एवरेज दे रखा है, तो 5 खिलाड़ियों का भी सम में निकाल लेता हूँ। 5 की 29 में गुणा कर देता हूँ, ये कितना आ गया 145। उसके बाद जो बचे खिलाड़ी 6 और, उनका भी उसने एवरेज दे रखा है 30, तो उनका भी सम निकाल लेता हूँ कि टोटल उनका योग कितना आएगा। ये हो गया 180, और इनको मैं जोड़ लेता हूँ तो हो जाएगा 325। मतलब 5 खिलाड़ी पहले और 6 खिलाड़ी फिर, तो 11 खिलाड़ियों का जो सम है वो कितना आ गया 325। और यहाँ पे 12 लोग थे जिसमें कि 11 तो खिलाड़ी थे और 1 कोच था। ठीक है, तो अगर 396 में से मैं 325 को घटा देता हूँ तो 11 खिलाड़ियों का तो माइनस हो गया, सिर्फ 1 कोच का बच जाएगा। वही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो क्या करते हैं, 396 में से 325 को माइनस कर देते हैं। तो 6 में से 5 गए 1 और 9 में से 2 गए 7। 71 साल का कोच आ गया। अब इस क्वेश्चन में भी इतना बड़ा तामझाम नहीं करना, आपको सिर्फ ये कैलकुलेशन करनी है अगर आपको ये समझ में आता है तो इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8,000 रुपए पे 2.5% प्रति वर्ष की वार्षिक दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा? इसका सिंपल एक फॉर्मूला है कि D/P बराबर R/100 का स्क्वायर। और ये फॉर्मूले की कंडीशन होती है कि जो D है वो डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, P जो है प्रिंसिपल है, R जो रेट है, और 2 सिर्फ ये तब लगेगा जब 2 साल का हो। 3 साल में आप इस फॉर्मूले को लगाओ नहीं लगेगा, 4 में लगाओ नहीं लगेगा, सिर्फ 2 साल में ही लगेगा। तो इस फॉर्मूले की अपनी कुछ लिमिटेशन हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में ये अप्लाई हो जाएगा। डिफरेंस पूछा है तो डी निकालना है। पी की वैल्यू दे रखी है 8,000, उसके बाद आर की वैल्यू दे रखी है 2.5 और बटे में आ गया 100 और इसका कर देंगे स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी 5। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है? ट्री मेथड हम बोलते हैं। ट्री मेथड कैसे निकालते हैं? जैसे 2.5% है, 2.5% की वैल्यू होती है 1/40 और हमको निकालना किस पे? प्रिंसिपल दे रखा है 8,000। जो ट्री मेथड है वो थोड़ा सा बेसिक होता है पर बहुत अच्छा मेथड है। तो पहली साल में अगर हम 8,000 पे 1/40 के हिसाब से मैं निकालूं तो पहले साल में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? साधारण ब्याज हो जाएगा 200 रुपये। इसी तरह दूसरे साल में 1/40 के हिसाब से निकालूं, इसमें मैं गुणा कर रहा हूँ 8,000 में 1/40 की, तो 200 आ गया। अब 200 पे फिर 1/40 करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 5। तो ये जो ऊपर वाली लाइन में चल रहा है ये है सिंपल इंटरेस्ट, और ये जो नीचे वाली लाइन में है ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट। मतलब अगर टोटल को मैं देखूं तो ये है कंपाउंड इंटरेस्ट जो मैंने ये सर्कल किया, और सिर्फ ऊपर वाले को देखो तो ये सिंपल इंटरेस्ट। इसका मतलब डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस तो ये नीचे वाला ही है ना, यही कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस है। तो डिफरेंस कितना आ गया? 5 रुपये। ऊपर भी 5 रुपये आया था,
इस क्वेश्चन का चौथा वाला आंसर हो जाएगा। कोई से भी मेथड से आप कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि 40 कुर्सियां 10,000 रुपये में खरीदी गई हैं तो 60% लाभ कमाने के लिए 10,000 रुपये में कितनी कुर्सियां बेची जानी चाहिए। तो देखो 40 कुर्सियों की जो कॉस्ट प्राइस थी, क्रिया मूल्य था सीपी, वो कितनी थी, मैं चेयर लिख देता हूँ यहाँ पे, ये थी 10,000 रुपये। आप कभी भी ना किसी भी क्वांटिटी पे प्रॉफिट या लॉस मत निकालना, आप पैसे पे प्रॉफिट या लॉस निकालना हमेशा, और निकलता भी है। तो एक चेयर का अगर मैं निकालता हूँ तो या तो आप एक चेयर का निकाल लो, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे लिखो कि 10,000 रुपये और बटे में आ गया 40, ये एक चेयर का कॉस्ट प्राइस आ गया। आपको अब निकालना है सेलिंग प्राइस, पर उससे पहले 60% का लाभ भी चाहिए। तो 60% की वैल्यू कितनी होती है, 60% होता है 3/5। तो आपको 5 पे 3 का प्रॉफिट चाहिए, तो आपको प्रॉफिट लगने के बाद वो 8 रुपये चाहिए। 5 का अगर लगा रहे हो आप, तो ये मैं 8/5 कर देता हूँ, 8 से 40 जाएगा 5 बार, तो ये क्या आ जाएगा, ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 10,000 और बटे में आ गया 25, और ये एक चेयर का सेलिंग प्राइस था। अब 25 को अगर मैं इधर ले आऊं तो 25 चेयर की कीमत कितनी हो गई, 10,000 रुपये। या तो आप ऐसे कर सकते हो, इस क्वेश्चन का पहला वाला आंसर हो जाएगा, या फिर आपको और थोड़ा सा बेसिक तरीके से बिल्कुल सिंपल वे में करना है। तो देखो 40 चेयर की जो कीमत थी वो थी 10,000 रुपये। तो अगर मैं एक चेयर की कीमत निकालता हूँ, एक ही बात है, बस लिखने का तरीका अलग है, तो 10,000 बटे 40 हो जाएगा। तो ये मतलब एक कुर्सी की कीमत आ गई 250 रुपये। अब 250 रुपये पर आपको 60% का प्रॉफिट लगाना होगा, क्योंकि 60% के प्रॉफिट के बाद बेचनी है। तो 60% का प्रॉफिट लगाया तो 8/5 हो गया, 5 से 250 गया 50 बार, और ये हो गया 8×5 40, मतलब 400 रुपये की एक कुर्सी बेचनी पड़ेगी जब आपको 60% का लाभ होएगा, और 10,000 रुपये में बेचनी है आपको। तो 10,000 रुपये में कितनी कुर्सियां बेचेंगे, तो 400 से आप भाग कर देंगे, 400 से 10,000 जाएगा 25 बार। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि भाई 10,000 में 25 कुर्सी बेचो तो आपको 60% का लाभ हो जाएगा। दोनों मेथड एक ही बात कहते हैं, बस लिखने का फर्क है। तो आप देख लो आपको कौन सा अच्छा लगता है, तो इसका पहला वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीयूष अपनी वस्तु के मूल्य को उसके क्रिय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देने के पश्चात वह वस्तु 780 रुपये में बेचता है, तो वस्तु का क्रिय मूल्य बताओ। देखो इस क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कि सबसे पहले कॉस्ट प्राइस की बात कर रहा है सीपी की, वहां से इसने क्या किया, 30% ज्यादा अंकित कर दिया और क्या निकाल दिया, एमआरपी। एमआरपी पे क्या किया इसने कि 20% की छूट दे दी। उसके बाद क्या निकाल दिया, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है 780। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस से हमें एमआरपी पे आना होगा और एमआरपी से हमें सीपी पे आना होगा, कॉस्ट प्राइस पे, जो ये पूछ रहा है कि क्रय मूल्य बताओ। तो सेलिंग प्राइस है 780, अब मेरे को एमआरपी निकालनी है। 20% का इसमें डिस्काउंट लगने के बाद आया, तो 20% का मतलब होता है 1/5। 5 में एक वैल्यू कम होगी, मतलब 4 हो गई। तो ये जो 780 वैल्यू है ना, ये 4 की वैल्यू है, मेरे को निकालनी है 5 की। तो मैं क्या करूंगा, 780 तो 5/4, ये आ गई एमआरपी की वैल्यू, ये जो लिखी हुई है। अब मेरे को जाना है कॉस्ट प्राइस की तरफ। कॉस्ट प्राइस क्या कहता है कि 30% बढ़ा दिया था, तो इसमें से 30% की वैल्यू निकालनी होगी। तो 30% की वैल्यू होती है 3/10, मतलब 10 में 3 बढ़ा दिया था तो 13 कर दी थी, तो 13/10। तो ये जो वैल्यू है ना एमआरपी की, ये 13 की वैल्यू है और मेरे को निकालनी है 10 की। तो मैं क्या करूंगा, 780 गुणा 5/4 और गुणा, मेरे को तो 10 की निकालनी है, ये वैल्यू दे रखी है 13 की, तो बटे में कर दूंगा 13, और 13 से 780 एक जाएगा 13×6 78, और 4 से जाएगा ये 15 बार, और 15×5 75, तो 75 और 1 0 है, तो 750 उस बुक का क्रिय मूल्य था। तो ये चौथा वाला आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वर्ग के क्षेत्रफल तथा उसके भीतर खींचे गए वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो मैंने एक ये वर्ग बना लिया, ए इसकी भुजा हो गई, और इसमें एक अंदर वृत्त बना लिया, वृत्त का त्रिज्या हो जाएगी a/2। इनका एरिया निकालना है। तो देखो वर्ग का एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा a², भुजा स्क्वायर होता है, और जब मैं वृत्त का निकालूंगा ये होता है πr²। तो पाई और r क्या हो गया, a/2 जो त्रिज्या है इसकी, तो ये हो जाएगा a²/4, तो 4 चला जाएगा ऊपर, a² से a² कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बटे, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, 2 से 22 जाएगा 11 बार, और 4 जाएगा 2 बार, तो ये हो गया 14:11। तो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक व्यक्ति प्रत्येक 3 किलोमीटर की 4 समान दूरियों को क्रमशः 10, 20, 30 तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, उसकी औसत गति बताओ। देखो औसत गति का एक ही फॉर्मूला होता है कि कुल दूरी बटे कुल समय।
तो कुल दूरी होगी 3-3 किलोमीटर, वो 4 बार के इंटरवल में चला है। तो 3 गुणा 4, इतनी तो होगी टोटल दूरी जो 12 किलोमीटर चला। और समय कितना लगा, पहला जब 3 किलोमीटर चला होगा और 10 की स्पीड से चला तो 3/10 पहला समय हो गया, और 3/20 दूसरा समय हो गया, 3/30 तीसरा समय हो गया, और 3/40 हो गया चौथा समय। अब यहाँ पे क्या, 3 को कॉमन ले लेते हैं और बाकी को हम सॉल्व करते हैं। तो ऊपर बचा 3 गुणा 4, और नीचे से क्या, मैंने 3 कॉमन ले लिया, और अंदर क्या हुआ, यहाँ पे बचेगा 1/10, 1/20, 1/30 और 1/40। तो 10, 20, 30, 40 का एलसीएम ले लिया मैंने 120। 120 की गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा जब 20 से भाग देंगे ये 6 हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया 3। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। देखो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया, तो 4 गुणा 120 और बटे में क्या आएगा, 12, 6, 18, 4, 22 और 3, 25। इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 से जाएगा 5 पंजे 25, और 5 से 120 को जो करेंगे तो ये हो जाएगा 24। 24 चौका 96 और बटे में आ गया 5, ये आ गया 19.2 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अब आपको पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ये बहुत छोटे से हो जाएगा, मैं आपको वही बताता हूँ। अगर क्वेश्चन में ये दिया हुआ कि भाई समान दूरी चल रहा है तो ये 3 किलोमीटर का कोई मतलब नहीं बच जाता है। समान दूरी कुछ भी हो सकती है। जैसे हमको क्या है, एलसीएम निकालना होगा किसका, जो भी ये स्पीड चला है डिफरेंट, तो 10, 20, 30 और 40, ये 4 स्पीड रही थी। तो 10, 20, 30 और 40 का मैंने एलसीएम किया तो ये हो गया 120। इसका मतलब ये तो स्पीड थी, ये किलोमीटर पर आवर में थी, और 120 जो आई ये आ गई डिस्टेंस, ये किलोमीटर में आ गई। तो ये 12 घंटे में चलेगा, और ये कितना 6 घंटे में, ये चलेगा 4 घंटे में, और ये चलेगा 3 घंटे में। तो अभी हमको यहाँ पे औसत गति निकालनी है, तो कुल दूरी बटे कुल समय करना है। क्या करना है हमको, कुल दूरी देखो 10 के केस में कितनी दूरी चला है 120, और चारों स्पीडों के केस में बोल रहा है कि समान दूरी चल रहा है। तो 120 में ही हम 4 से गुणा कर देते हैं ना। हम मान लेते हैं भाई 120 किलोमीटर चला एक बार में, तो 4 बार में 4 गुणा 120 चला। और टोटल समय कितना लगा, देखो यहाँ 12 लगा, और दूसरे वाले में 6 लगा, फिर 4 लगा, और फिर 3 लगा। इसको ही हम सॉल्व कर लेंगे, 4 गुणा 120 और ये हो जाएगा 25। अभी मैंने सॉल्व किया था, ये आ गया 19.2 किलोमीटर पर आवर। आप दोनों मेथड में से किसी भी मेथड को कर सकते हो, दोनों ही बहुत अच्छे मेथड है। तो इस क्वेश्चन का दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी ने एक व्यापार 80,000 रुपए के साथ आरंभ किया तथा कुछ महीने पश्चात क्यू 60,000 रुपए के साथ उससे जुड़ गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटा गया तो क्यू व्यापार में कितने महीने पश्चात शामिल हुआ था। देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या है, जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट करी है, मान लो पी अमाउंट इन्वेस्ट की है और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करी है, इसका प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट के। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होती है वो प्रॉफिट के इक्वल आ जाती है। तो यहाँ पे क्या देखो, एक 80,000 एक 60,000, तो ये जीरो से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, ये बराबर है। तो सिर्फ मैं 8 ले लेता हूँ कि भाई 8 के हिसाब से इसने 12 महीने इन्वेस्ट करा पी ने, और दूसरे वाले ने 6 रुपये इन्वेस्ट करे और मेरे को पता नहीं कितने महीने इन्वेस्ट रहा, और इसको जो प्रॉफिट का रेशियो मिला वो मिला 2:1। बस ये इक्वल रखना है, वैल्यू आ जाएगी आपकी। 6 से 12 गए 2 बार, और 2 से हो गए 2 कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू आ गई 8। मतलब 8 महीने वो इन्वेस्टेड रहा। अगर वो 8 महीने इन्वेस्टेड रहा पूरे साल में से, तो शुरू के कितने महीने बाद वो जुड़ा होगा, तो 12 में से 8 को घटा लो, मतलब 4 महीने बाद वो जुड़ा होगा, और उसके बाद फिर 8 महीने तक वो इन्वेस्टेड रहा था उस बिजनेस में। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफ और एम मिलकर एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। एफ अकेला उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, एम उसी कार्य को अकेला कितने दिन में कर सकता है। तो देखो एफ और एम ये दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, ये 8 दिन में कर रहे हैं, और जो अकेला एफ है वो कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो 8 और 12 का एलसीएम ले लो, ये हो गया 24। तो एफ और एम की कार्य क्षमता आ जाएगी 3, और सिर्फ एफ की कार्य क्षमता आ जाएगी 2। 12 से जब 24 में भाग देंगे 2, तो अब देखो दोनों की एफिशिएंसी जो है कार्य क्षमता 3 है, और सिर्फ एफ की कितनी है 2। तो 3 में से अगर मैं 2 को घटाऊं तो जो 1 है ये किसकी कार्य क्षमता आ गई, ये एम की कार्य क्षमता आ गई। तो अभी एम का पूछ रहा है कि एम अकेला कितने दिन में करेगा, तो 24 काम था और 1 की कार्य क्षमता से कर रहा है, तो कितने दिन में करेगा, 24 दिन में ही करेगा ये। तो इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और इस तरह की आप और वीडियो चाहते हैं या मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।